शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी के संभल से है, जहां पर न्यायिक आयोग की टीम ने जांच की है। हिंसा वाली जगह का न्यायिक आयोग की टीम ने निरीक्षण किया है। 4 अहम बिंदुओं पर कुल मिलाकर जांच की गई है। जो खबर सामने आ रही है, जांच टीम में रिटायर्ड जज, आईएएस और आईपीएस शामिल हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हिंसा के बाद। अब जो न्यायिक आयोग की टीम है वो हिंसा वाली जगह पर पहुंची है और ये देखिए संभल पहुंची न्यायिक आयोग की टीम और जांच की गई। कुल मिलाकर 4 बिंदुओं पर यह जो जांच है वो आधारित है। संभल हिंसा की जांच जारी है। न्यायिक आयोग की टीम संभल में ही है। यह टीम हिंसा की वजहों समेत कई बिंदुओं की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा और 5 लोगों की मौत की जांच तेज हो गई है। मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम संभल में है। इस टीम का नेतृत्व हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा कर रहे हैं। इस आयोग में रिटायर्ड आईएएस और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। आयोग की टीम मुख्य रूप से 4 बिंदुओं की जाँच करेगी। बताया जा रहा है कि आयोग की टीम ये पता करने की कोशिश करेगी कि यहाँ हिंसा अचानक हुई या सुनियोजित थी। इस हिंसा के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं था। इसके अलावा आयोग की टीम ये भी जांचने की कोशिश करेगी कि कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने क्या प्रबंध किए थे, किन कारणों या हालातों में हिंसा हुई और ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए। इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि संभल प्रशासन ने अब तक इस हिंसा को लेकर क्या रिपोर्ट तैयार किया है। आपको बता दें कि संभल हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। सरकार ने आयोग को 2 महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। इधर संभल में हिंसा के बाद हालात शांतिपूर्ण है, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। उन्हें न्याय मिले, वहाँ के लोगों का न्याय मिले, शांति हो, और शांति बीजेपी कभी पसंद नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से डिरेल्ड हैं। जो संभल में दंगा हुआ है, संभल में जो गड़बड़ी हुई है, संभल में जो अपराधी हैं सब के सब समाजवादी हैं और वो उनके कुकृत्यों को ढकने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम संभल सहित पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कानून से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में एसआई ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया है। एसआई ने क्या जवाब दिया है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर एएसआई ने अदालत में रिपोर्ट सौंपते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया। एएसआई का कहना है कि जामा मस्जिद पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। मस्जिद पर स्थानीय लोगों का कब्जा है। कोर्ट में ये बताया गया है कि स्थानीय लोग एएसआई को अपनी ही संपत्ति का निरीक्षण नहीं करने देते हैं। एएसआई ने अदालत में ये भी बताया कि मस्जिद के मूल स्वरूप को बदल दिया गया है। एएसआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शर्मा ने बताया कि उन्होंने सर्वे के दौरान जो भी हुआ वो अदालत को बताया है। संभल जिला कोर्ट में एएसआई के वकील ने जो हलफनामा दिया है उसके मुताबिक स्थानीय लोगों ने जामा मस्जिद का निरीक्षण नहीं करने दिया। संभल मस्जिद में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया। मस्जिद की सीढ़ियों पर रेलिंग लगाई गई। सर्वे रिपोर्ट में 2018 की एक घटना का जिक्र। मस्जिद प्रबंधन समिति के खिलाफ केस का जिक्र। एएसआई के वकील विष्णु कुमार शर्मा ने कोर्ट से कब्जा करने वालों और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि एएसआई रिपोर्ट के बाद अदालत क्या फैसला लेती है। उत्तर प्रदेश के बदायूं मस्जिद विवाद का मामला सामने आया है। आपको पूरी जानकारी दे दें। बदायूं की जामा मस्जिद की अगर बात करें तो यहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर का जो दावा है वो किया गया है। आप देखिए पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में संभल के बाद अब बदायूं के जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदू महासभा की याचिका पर बदायूं कोर्ट में बहस हुई। ये मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। अब अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। शमसी शाही मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने कहा है कि ये मस्जिद 850 साल पुरानी है। यहाँ मस्जिद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंदिर की तरफ से दावा किया गया है। जो पार्टी इन्होंने बनाया है जामा मस्जिद को, तो उसमें साफ लिखा है कि तोड़ के जो है वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, तो लिहाजा मंदिर अस्तित्व में है ही नहीं।
850 साल से नहीं है मस्तक में। वहीं हिंदू महासभा ने नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा पेश किया था। सरकारी कोर्ट ने अपने राष्ट्रीय धरोहर माना है सरकार ने, और उस पर अपनी रिपोर्ट लगा दी है सरकार ने, और सरकारी कोर्ट की वकील की बहस पूरी हो गई है। अब इंतजामिया कमेटी अपना पक्ष रख रही है, उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेगी। 2022 में अखिल भारत हिंदू महासभा ने दावा किया था कि जामा मस्जिद की जगह पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। यहाँ पूजा अर्चना की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। उत्तरकाशी में आज मस्जिद विवाद को लेकर महापंचायत होने जा रही है। महापंचायत को लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। उत्तरकाशी में पुलिस की ये व्यवस्था देवभूमि विचार मंच के आह्वान पर आज रामलीला मैदान में होने वाली महापंचायत को लेकर की गई है। हिंदू संगठनों की महापंचायत को लेकर उत्तरकाशी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। एसपी सरिता डुभाल ने कहा है कि नगर को 7 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया है। 3 सीओ, 10 निरीक्षक और 25 उप निरीक्षक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जिला प्रशासन ने बाड़ाहाट और मस्जिद मोहल्ला में 50 मीटर के दायरे में आने जाने पर रोक लगा दी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों के लोग महापंचायत में हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि मस्जिद विवाद को लेकर महापंचायत में करीब 3000 ग्रामीणों के भी शामिल हो रहे हैं। इनमें तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह शामिल हैं। इस बीच जामा मस्जिद कमेटी उत्तरकाशी ने भी मुस्लिम व्यापारियों और अन्य लोगों से महापंचायत को देखते हुए घरों में ही रहने और नगर में अमन चैन बनाए रखने की अपील की है। तो बड़ी खबर आप देखिए, संभल हिंसा पर शिवपाल यादव का क्या है बयान। संभल घटना के लिए सरकार जिम्मेदार है। शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया, मुसलमानों का मनोबल गिराना चाहते हैं, ये शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया। संभल में जो भी घटना अभी हुई है, ये सरकार की कराई हुई घटना है। और इस तरीके से ये सीधा सीधा मुस्लिम लोगों का मनोबल गिराना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी देखिए विकास कुछ कर नहीं रही है, और केवल अपराधियों को सुरक्षा दे करके ये दंगे और फसाद कराने का काम कर रही है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। विकास का काम कहीं हो नहीं रहा, केवल झूठ बोलते हैं, सवेरे से शाम तक झूठ बोलते हैं। बेईमानी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन सबको दबाना चाहते हैं। और अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक जुलूस के दौरान 2 पक्ष आमने सामने आ गए। फिर जमकर आतिशबाजी, आगजनी और पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरा विवाद टीपू सुल्तान के जुलूस से जुड़ा है। दोपहर में मुस्लिम पक्ष ने जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। दूसरे पक्ष को इस पर एतराज हुआ और तनाव हो गया, लेकिन हालात शाम को बिगड़ गए जब आतिशबाजी शुरू हुई और दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए। बुल्ढाना के ढाड़ गांव में दोनों पक्ष की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। एक दूसरे की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। कई दुकान भी जलकर खाक हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठी चार्ज करनी पड़ी और भीड़ को तितर बितर किया गया। हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में आई। 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 70 से 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस हिंसा में शामिल संदिग्धों की तलाश कर रही है। हालात और न बिगड़े, इसे लेकर पुलिस सतर्कता बरत रही है। इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। कल रात 9 बजे शुरू हुआ विवाद हिंसा में तब्दील हो गया और देर रात हंगामा और आगजनी होती रही। पुलिस के मुताबिक बुल्ढाना में हालात अब नियंत्रित हैं। पुलिस ने अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कई दिनों के बाद 17 से आज मुंबई लौट रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि आज या फिर कल महायुति की बैठक हो सकती है। महाराष्ट्र में सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। शपथ ग्रहण की तैयारी भी हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। बीजेपी की विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान होगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कई दिनों से सतारा में हैं। बताया जा रहा है कि आज शाम तक वो मुंबई में आएंगे। कल आपने देखा होगा, अच्छे से ट्रीटमेंट किए, आज उनको अच्छा लग रहा है। और वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने TV9 से खास बातचीत में कहा है कि मंत्रालय को लेकर महायुति में कोई मतभेद नहीं है।
पक्ष ये कह रहा है कि शादी की तारीख की घोषणा हो गई है, बारातियों को निमंत्रण भी चला गया है, लेकिन दूल्हा दुल्हन कौन होगी इसका कुछ पता ही नहीं है। जब तारीख डिक्लेयर हो गई है, जब दूल्हा दुल्हन कौन है उसका सस्पेंस हमने रखा है, और इतना सस्पेंस रखना जरूरी भी है। कोई जरूरत नहीं है, आपको आना है तो बाराती बोल के आओ, नहीं आना तो घर में टीवी में आप देखो। हमारा प्रोग्राम तो बनेगा और अच्छी तरीके से उसका इवेंट भी पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या बनेगा, इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते। अमित शाह साहब के पास ये पूरे अधिकार है, वो उस नाम की घोषणा करेंगे या तो उनके कोई बड़े नेता के मुंह से वो बात कहलवाएंगे। उसके लिए और एक दो दिन का समय हम लगेगा। हमारा इसमें कोई झगड़ा उगड़ा नहीं रहता, और हमारा अनबन जो नहीं है तो वो क्यों दरार क्यों पैदा करेंगे हम। डॉक्टरों ने उनके ऊपर कल आपने देखा होगा अच्छे से ट्रीटमेंट की है। और वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और कहा कि दिल्ली की सड़कों पर गैंगस्टर्स का बोलबाला है। पिछले कई दिनों से मैं दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहा हूं। पिछले खासकर 2-3 साल में दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है। मैं दिल्ली का एक नागरिक हूं, दिल्ली का मुख्यमंत्री रह चुका हूं, लोगों में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, लोग इसको लेके बहुत चिंतित हैं। दिल्ली के लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाएगा। तो पिछले कुछ दिनों से कई दिन मैं कुछ नहीं बोला, मुझे लगा स्थिति सुधर जाएगी और ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और खुलेआम दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर गोलियां चलने लगी हैं, ऐसा लगता है कि गैंगस्टर्स ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो मुझसे चुप नहीं रहा गया और मैंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेके सवाल खड़े करने चालू किए। और इससे पहले बीजेपी आरोप लगा चुकी है कि दिल्ली में गैंगस्टर्स आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली के मामले में आप विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार किया है। कल शाम बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप विधायक नरेश बालियान को ऑडियो क्लिप सुनाया गया और दावा किया गया कि दिल्ली में गैंगस्टर्स आपका समर्थन करते हैं और इनकी मदद से वसूली की जाती है। इसके कुछ घंटे बाद नरेश बालियान को जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी ने क्या आरोप लगाया था, सुनिए। कट्टर बेईमान पापी आप अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है। इनका सबसे बड़ा समर्थक है गैंगस्टर जो खुलेआम वसूली करते हैं। 2023 के एक मामले में नरेश बालियान को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी इसे साजिश का हिस्सा बता रही है। सांसद संजय सिंह का आरोप है कि नरेश बालियान को झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल के लोगों के खिलाफ साजिश रचने में लग गए और इसी साजिश के तहत आज आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए और कहा कि वो गैंगस्टर के खिलाफ पहले ही शिकायत कर चुके हैं। कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर यह था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आई जिसकी बाकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की। मैं उनके एक कंप्लेंट, आप उनकी कंप्लेंट सुनोगे तो आपका भी दिल पसीज जाएगा। जो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की है, मैं उस कंप्लेन के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये कंप्लेन उन्होंने की है धालीवाल साहब जो कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनको कंप्लेन की है। सब्जेक्ट है कंप्लेंट अगेंस्ट श्री कपिल सांगवान एलायस नंदू ऑफ नंदू गैंग एंड हिज ब्रदर फॉर एक्सटेंडिंग थ्रेट्स ऑफ लाइफ फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्शन। और दिल्ली में बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। प्रदेश बीजेपी नेताओं ने आज बैठक की जिसमें परिवर्तन यात्रा निकालने का फैसला लिया गया है।
बीजेपी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत आज हुई बैठक में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में परिवर्तन यात्रा निकालने का फैसला लिया गया। यात्रा का मकसद दिल्ली से आम आदमी पार्टी सरकार को हटाना है। पर्पस सीधा सा एक है कि दिल्ली से इस भ्रष्टाचारी सरकार को, जो बिजली नहीं दे पाई, पानी नहीं पिला पाई, सड़क नहीं बना पाई और अपना शीशमहल बनाती है, लूटपाट करती है, अवैध घूसखोरी करते हैं, अवैध वसूली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से दिल्ली की जनता अपना मन बताएगी कि हाँ, अब इस सरकार की रवानगी का टाइम आ गया। केजरीवाल पर कल एक शख्स ने तरल पदार्थ फेंका था, जिस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल नाटक के किंग हैं। अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। इस समय वो जिस प्रकार से दिल्ली की विश्वास खो चुके हैं, वो कोई भी नाटक कर सकते हैं। अभी उन्होंने कल मिनरल वाटर डलवा के एसिड जैसा दिखाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो सारी साजिशों का हिस्सा है, उनका जांच हो रही है। और चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश के हालात की। बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय के बाद 2 और पुजारियों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है, जिनके नाम आदिपुरुष श्यामदास और रंगनाथ श्यामा बताए गए हैं। इस पर विश्व हिंदू परिषद और देश के संतों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। पुरुष श्यामदास और रंगनाथ दास ब्रह्मचारी दोनों जेल में बंद चिन्मय कृष्ण प्रभु को प्रसाद देकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह भी खबर मिल रही है कि चिन्मय कृष्ण दास के जो सेक्रेटरी थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि चिन्मय प्रभु के लिए प्रसाद लेकर दोनों पुजारी को लौटते समय गिरफ्तार कर लिया गया। राधा रमण का ये भी दावा है कि चिन्मय दास के सचिव भी लापता हैं। देश के संतों ने भारत सरकार से हिंदुओं की रक्षा की अपील की है। वहाँ की सत्ता जो स्वयं नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती, या तो कहीं न कहीं बेबस है वो। और मैं पुनः एक बार विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि इस प्रकार से संतों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, तो तत्काल रोक लगवानी चाहिए। हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई के ठीक उलट बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि चिन्मय की गिरफ्तारी को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर पेश किया गया है। देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ कोई सुयोजित हमला नहीं हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। कई हिंदू संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया। ये हिंदू संगठनों के लोग हैं। हाथों में तख्तियां और बैनर पोस्टर के जरिए प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में जारी हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की और केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप की मांग की। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक तो केंद्र सरकार को जगाने के लिए कि वो कड़ा एक्शन ले, और दूसरा बांग्लादेश को संदेश देने के लिए कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी हिंदू हैं वो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। हमारे संतों की कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, उनको बंद कर दिया जाता है। संत जब दीक्षा लेता है ना, तो उसे न मनने की न किसी समाज की कोई उसे लेना देना नहीं होता। चाहे हमें पाकिस्तान के हिंदू बचाने पड़े, चाहे बांग्लादेश के बचाने पड़े, अफगानिस्तान से बचाने पड़े, अब हिंदुओं को परेशान नहीं होने देंगे। इकट्ठे इनका कहना है ये अभी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है, लेकिन अगर इसी तरह से अत्याचार वहाँ पर होते रहे, बर्बरता चलती रही, तो ये प्रदर्शन और आगे बड़ा हो सकता है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने को कहा है। साथ ही इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास को छोड़ने की भी मांग की है। हिंदू संगठनों ने ढाका समेत देश के कई बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन किए हैं। और वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ कोलकाता के एक अस्पताल ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिस कदर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए कोलकाता की जे.एन. रॉय हॉस्पिटल ने यह सिद्धांत लिया है, यहाँ पे कोई भी बांग्लादेशी जो पेशेंट्स आएंगे इस हॉस्पिटल में, यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट आगे से नहीं दिया जाएगा। जे.एन. रॉय अस्पताल का तर्क है कि यह फैसला किसी मरीज के खिलाफ नहीं, बल्कि बांग्लादेश में जारी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के विरोध में है। इस फैसले के जरिए बांग्लादेश की यूनिट सरकार को यह बताना है कि हर किसी की जान बहुमूल्य है, सेवा जरूरी है, लेकिन देशहित सर्वोपरि है। बांग्लादेशी मरीजों को इलाज नहीं करना क्या डॉक्टरों के शपथ का उल्लंघन तो नहीं है? इस पर अस्पताल के डायरेक्टर का तर्क सुनिए। जो ओथ लिया जाता है तो हम लोग कमिटेड है, हम लोगों का नागरिक के ऊपर, हम लोगों का सिटीजन के लिए जो उनको हम लोग अच्छी ट्रीटमेंट दे, उसको हम लौटा नहीं सकते। लेकिन ये लागू होता है हमारा देशवासियों के ऊपर। ये कोई विदेशी अगर ट्रीटमेंट के लिए आए, अगर हम चाहते हैं तो कॉन्सेंट के हिसाब से हम लोग रिफ्यूज़ कर सकते हैं। बांग्लादेशी लोग हमारे अस्पताल में मत आए, क्योंकि हम लोग दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नेशन फर्स्ट है और देश हमारे बिजनेस से और इंसानियत से भी बड़ा होता है कभी कभी।
शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने पोर्नोग्राफी केस में कुंद्रा समेत सभी आरोपियों को समन भेजा है। 2 दिन पहले कुंद्रा के घर सहित 15 जगहों पर रेड मारने के बाद अब ईडी राज कुंद्रा से पूछताछ की तैयारी कर रहा है। ये मामला पोर्नोग्राफी और एडल्ट फिल्मों के कथित डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। कुंद्रा को पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया गया है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को ईडी ने समन भेजा है और अब कुंद्रा को पूछताछ के लिए आना होगा। ये समन अश्लील कंटेंट मामले में दिया गया है। 2 दिन पहले कुंद्रा के घर पर रेड हुई थी। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और प्रोड्यूसर राज कुंद्रा के सांता क्रूज वाले घर पर 29 नवंबर को ईडी की टीम ने रेड की थी। ईडी ने महाराष्ट्र सहित उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया था। कुंद्रा पर मोबाइल ऐप के जरिए पॉर्न कंटेंट बनाने और सर्कुलेशन का आरोप है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। कुंद्रा के खिलाफ हो रही ये कार्रवाई मुंबई पुलिस के 2021 वाले केस पर आधारित है। 2021 में राज कुंद्रा पर कथित तौर पर पोर्नोग्राफी मामले से जुड़े होने का आरोप लगा था, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। राज कुंद्रा 2 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहे और सितंबर 2021 से बेल पर बाहर हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों का नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसी दौरान आज सुबह नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5:30 बजे ग्रेहाउंड्स जवान चालपाका के जंगल गश्त पर थे। इसी दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई के बाद सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें नक्सलियों के कुछ प्रमुख नेता भी शामिल बताए जाते हैं। मारे गए नक्सलियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें 2 AK-47 और 1 इंसास राइफल भी शामिल है। मुलुगु जिले के इथुरुनगरम में नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ हुई, जो छत्तीसगढ़ से सटा इलाका है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। दरअसल बीजापुर, सुकमा और तेलंगाना सीमा में सुरक्षा बलों के नए कैंप लगाने के बाद नक्सली अब तेलंगाना में शरण ले रहे हैं। चिन्नागेल्लूर, गुंडम और जिडपल्ली समेत कई इलाकों में कैंप लगने के बाद एक बड़ा इलाका नक्सलियों के हाथों से निकल चुका है। नशे के कारोबार के खिलाफ MP के नीमच में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नया गांव टोल प्लाजा पर 2 तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरों में देख सकते हैं ड्राइवर की मनमानी। नायगांव टोल प्लाजा पर पिकअप वैन का ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहा है। लोग रोकते हैं, लेकिन भागते समय वो सामने खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार देता है। अब टक्कर से पहले की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पिकअप वैन में बैठे ड्राइवर को रोक रहे नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी हैं, लेकिन वो गाड़ी से नहीं उतरा और गाड़ी पीछे ले जाता है और फिर तेजी के साथ निकल भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी कोशिश में फेल हो जाता है और फिर वैन से उतरकर भागने लगता है। इसके बाद अधिकारी उसे दबोच लेते हैं। अब आपको कोटा हैंगिंग ब्रिज के पास चित्तौड़गढ़ 12 राजमार्ग पर हुए इस घटना का CCTV फुटेज दिखाते हैं, जहां CBN अधिकारियों ने इस पिकअप वैन को तलाशी के लिए रोका, लेकिन वो नहीं रुकता है। टक्कर के बाद वैन में सवार 2 तस्कर भागने लगते हैं, जिन्हें अधिकारी खदेड़ कर पकड़ते हैं। गाड़ी की तलाशी के बाद 45 कट्टों में 911 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। बात करते हैं तूफान फेंगल की। तूफान फेंगल का असर दक्षिण के कई राज्यों में इस वक्त देखा जा रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव के हालात भी बन गए। साइक्लोन फेंगल के तमिलनाडु के तट से टकराने के बाद तूफान ने लैंडफॉल पूरा कर लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के कारण अगले 48 घंटे तक रहेगा। इसी वजह से इस दौरान कई इलाकों में बारिश जारी है। तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। तूफान की वजह से तमिलनाडु के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। कुडालोर में भी यही तस्वीर दिखी। जलभराव के चलते इन इलाकों में रहने वाले लोग पानी के बीच फंस गए। भारतीय सेना की गैरिसन बटालियन के जवानों ने चेन्नई के जलजमाव वाले क्षेत्रों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया है। चेन्नई के पतीनापक्कम समुद्र तट पर ऊंची लहरें देखी गई। कल शाम चक्रवात फेंगल ने पुडुचेरी में दस्तक दी। हालांकि हालात में थोड़े सुधार के बाद चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह से हवाई सेवा फिर से शुरू हो गई है। फेंगल के चलते कल से ही सेवाएं निलंबित थी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र तट पर ऊंची लहरें और तेज हवाएं भी चल रही हैं। चक्रवाती तूफान फेंगल के चलते हुई बारिश से पुडुचेरी में भी जलभराव हुआ है। कई इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया गया।
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कई हिस्सों में फेंगल तूफान की वजह से हुई भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है। पुडुचेरी के कई इलाकों में फंसे नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू टीमों के जवानों ने ऑपरेशन चलाया। कुछ इलाकों में पानी का स्तर लगभग 5 फीट तक पहुंच गया है। जल भराव वाले क्षेत्रों से कई लोगों के सुरक्षित निकाला गया है। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय सेना के जवान लगातार पुडुचेरी में राहत बचाव कार्यों में जुटे हैं। पुडुचेरी का ड्रोन वीडियो सामने आया है, जिसमें चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। सड़क, मकान सब पानी में डूबे दिख रहे हैं। सेना के अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी पुडुचेरी में रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। एनडीआरएफ के जवान कुडालोर इलाके के जलभराव वाले इलाकों में फंसे लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और जवानों को लोगों की हर संभव मदद के निर्देश दिए। उनका कहना है कि कई सालों के बाद पुडुचेरी में 50 सेंटीमीटर बारिश हुई है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। भारत का सर्विस सेक्टर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमिक थिंक टैंक GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने एक स्टडी में संभावना जाहिर की है कि 2030 तक भारत का सर्विस सेक्टर निर्यात में गुड्स एक्सपोर्ट को पीछे छोड़ देगा। रिपोर्ट आप देखिए। IT और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत की बढ़ती धाक ने सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट को खासा बूस्ट दिया है। GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2030 तक सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट $618.21 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जबकि गुड्स एक्सपोर्ट $613.04 बिलियन होगा। GTRI रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 से 2024 के बीच सर्विस एक्सपोर्ट में करीब 10.5% की कंपाउंड सालाना वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई, जबकि इसी दौरान गुड्स एक्सपोर्ट की कंपाउंड सालाना वृद्धि दर 5.8% रही। वित्त वर्ष 2024 में कुल सर्विस एक्सपोर्ट $339.62 बिलियन रहा। वित्त वर्ष 2024 में सर्विस सेक्टर के कुल एक्सपोर्ट में 86.4% हिस्सा सॉफ्टवेयर, IT और OBS यानी अन्य व्यापारिक सेवाओं का रहा। बात करें गुड्स एक्सपोर्ट की तो वित्त वर्ष 2024 में गुड्स निर्यात $437.06 बिलियन रहा। GTRI के मुताबिक भारत को IT सेवाओं का विस्तार अमेरिका के अलावा दूसरे देशों को और कानून, टैक्स, कंसल्टेंसी, मार्केट रिसर्च का विस्तार खाड़ी देशों के बाहर भी करना होगा।